एन आइसोट्रॉपिक डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है, तो इसके जस्ट पहले जो लेक्चर था वो था आइसोट्रॉपिक डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो थोड़ी 5 मिनट के लिए हम लोग इस बात को फिर से समझ लें कि आइसोट्रॉपिक डाइलेक्ट्रिक मीडियम में क्या चीजें पढ़े थे और एन आइसोट्रॉपिक में क्या अंतर आने वाला है। तो आइसोट्रॉपिक मीडियम में हमने क्या माना था कि जो प्रॉपर्टीज है मटेरियल मीडियम की, वो मटेरियल मीडियम की प्रॉपर्टीज जैसे कि इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी और मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ये कांस्टेंट थी आइसोट्रॉपिक मीडियम के लिए। और उस मीडियम में ना सिर्फ ये कांस्टेंट थी बल्कि ये न्यूमेरिकल वैल्यूज थी इन कांस्टेंट क्वांटिटीज की। तो इसका अर्थ ये हुआ कि क्या अर्थ हुआ, मैंने आज आपको जैसा मैसेज भी भेजा है कि अगर एक इनकमिंग कोई आपतित या इनकमिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आती है और अगर मान लीजिए वो किसी कारण से पोलराइज्ड है, किसी एक डायरेक्शन, पोलराइज मतलब दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अलोंग आइदर एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन, तब मीडियम की जो प्रॉपर्टीज है जैसे कि इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी और परमिएबिलिटी, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर डिपेंड नहीं करेगी। तो फिर से मैं कह रहा हूं इस बात को कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पोलराइज्ड है या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इंसिडेंट है आइसोट्रॉपिक डाइलेक्ट्रिक मीडियम के ऊपर, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम की जो प्रॉपर्टीज है वो डिपेंड नहीं करेगी। और कौन सी प्रॉपर्टीज? जो उसका परमिटिविटी और परमिएबिलिटी है वो डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं रहेगी। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज ये थी कि हमने आइसोट्रॉपिक का मतलब द प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम आर डायरेक्शन इंडिपेंडेंट। किसके डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के डायरेक्शन। ये पहली महत्वपूर्ण बात हमने उस लेक्चर में पढ़ी थी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये पढ़ी थी कि जो परमिटिविटी है वो चेंज नहीं होती है। एक मीडियम के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाए तो वैल्यूज ऑफ द परमिटिविटी डजंट चेंज। एग्री? आप ये पढ़े होंगे, ठीक है? इसका मतलब जो हमने मीडियम चुना था आइसोट्रॉपिक केस में, वो कैसा मीडियम था? होमोजीनियस मीडियम था। होमोजीनियस मीडियम मतलब the properties of the medium are the same at each point in the medium. एक assumption हमने और किया था कि जो constitutive, आप देखेंगे मेरे लेक्चर में कई बार लिखा हुआ रहता है constitutive relations, मतलब मीडियम्स को कॉन्स्टिट्यूट करने वाले जो क्वांटिटीज हैं उनके बीच का रिलेशन। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ एसोसिएटेड है उसको इंटेंस नहीं मानते, उसके एम्पलीट्यूड को बहुत अधिक नहीं मानते, तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि जो नॉन लीनियर इफेक्ट्स हैं उनको हम निगलेक्ट कर सकते हैं और जो कॉन्स्टिट्यूटिव रिलेशनशिप्स हैं वो बहुत आसान हो जाते हैं, जैसे कि D इक्वल टू एप्सिलॉन E और म्यू इक्वल B इज इक्वल टू म्यू H। तो कॉन्स्टिट्यूटिव रिलेशनशिप्स जो है वो लीनियर हो जाते हैं। तो ये 2-3 महत्वपूर्ण बात हमने किसके केस में पढ़ी? आइसोट्रॉपिक डाइलेक्ट्रिक मीडियम के केस में पढ़ी। तो होमोजेनिटी ऑफ द मीडियम, आइसोट्रॉपिक नेचर ऑफ द मीडियम एंड द लीनियर रिलेशनशिप्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूटिव रिलेशंस, ये सारी चीजें हमने कहाँ पढ़ी थी? आइसोट्रॉपिक डाइलेक्ट्रिक मीडियम के केस में पढ़ी। आज के लेक्चर में आ जाए तो जो हम मीडियम अब चुने हैं वो मीडियम कैसा मीडियम है? एन आइसोट्रॉपिक मीडियम है। So here we will discuss the propagation of electromagnetic waves in anisotropic medium। और ये एनिसोट्रॉपिक मीडियम आप मेरे पावरपॉइंट के लेक्चर में देखेंगे तो शुरू में ही एक लाइन लिखा हुआ है कैसे मटेरियल है। अगर आप कोई प्रॉम्प्ट करें मुझे किस प्रकार के मटेरियल के बारे में, शुरू में ही उल्लेख है क्रिस्टल्स लिखा है। तो क्रिस्टल्स में, क्रिस्टल्स आप जानते हैं, आपने सेकेंड ईयर ग्रेजुएशन में पढ़ा था कि क्रिस्टल जो है पोलराइजेशन में एक फिनोमिना आप पढ़ते हो डबल रिफ्रैक्शन का।
तो ऐसे क्रिस्टल्स का उदाहरण लेते हुए हम एनिसोट्रॉपिक मीडियम को समझने की शुरुआत करेंगे। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि एनिसोट्रॉपिक मीडियम में जो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है वो पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर डिपेंड करेगी। फिर से कह रहा हूं मैं एक बात कि एनिसोट्रॉपिक मीडियम में इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी पोलराइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करेगी। पोलराइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में इंसिडेंट है, ठीक है। और यहां से मैं एक उदाहरण की शुरुआत करता हूं। इसको कैसे समझ सकते हैं ये देखिएगा आप। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सपोज द पोलराइजेशन P, पोलराइजेशन मींस अपने डाइलेक्ट्रिक मीडियम में ये पोलराइजेशन इज ऑफ द मीडियम नॉट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो पोलराइजेशन हो रहा है मीडियम में किसके कारण हो रहा है? इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। और चूंकि इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड is polarized in a given direction, so therefore the polarization vector जो P है डाइलेक्ट्रिक मीडियम में वो भी यहाँ पर एक विशेषता के साथ आ रहा है। और वो विशेषता क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है लेकिन पोलराइजेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज नॉट इन द सेम डायरेक्शन एज E। देखिए मैं पॉइंटर से दिखा रहा हूं ये। दिस इज बिकॉज व्हाई the electric field vector and D vector are not in the same direction, because the polarization vector is not in the same direction as E। और इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं जिसमें कि एक मटेरियल लिया गया है जिसमें कि मॉलिक्यूल्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा पोलराइज हो सकते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? मान लीजिए कि Z डायरेक्शन में। लेकिन ये कह रहा है कि Z डायरेक्शन के अलावा भी हो सकता है, बट डू नॉट रिस्पॉन्ड मच टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन द X एंड Y डायरेक्शन। तो फिर से जो मैंने पहली बात करी है उसको मैं फिर से दोहराता हूं कि अब जो हम मटेरियल ले रहे हैं उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो सकता है तो वो पोलराइज्ड हो सकता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे तरीके से समझें, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर X डायरेक्शन, Y डायरेक्शन और Z डायरेक्शन में उसके कंपोनेंट्स हो सकते हैं, लेकिन जो पोलराइजेशन है डाइलेक्ट्रिक मीडियम का वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा सकता है। आगे बढ़े, दूसरी स्लाइड में आए तो ये देखिएगा दूसरी स्लाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स दिखाए जा रहे हैं। वो किस डायरेक्शन में है? X और Y डायरेक्शन। ये देखिए ये X डायरेक्शन है, ये Y डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन है और Z डायरेक्शन इधर दिखाया गया है। तो तीनों सेट ऑफ डायरेक्शंस यहाँ पर दिखाए गए हैं। और यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा हुआ है जिसमें ब्लैक पोर्शन जो है वो आयंस को दिखा रहा है और नेगेटिव पोर्शन जो है वो क्लाउड को दिखा रहा है। यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पर दिखा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में जा रहा है? X डायरेक्शन में जा सकता है और मटेरियल जो है वो पोलराइज नहीं होता है उतना। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड Z डायरेक्शन में जा रहा है तो उसके कारण मटेरियल का पोलराइजेशन काफी हो रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है पॉजिटिवली चार्ज आयंस और नेगेटिवली चार्ज क्लाउड के बीच में यहाँ पर आप देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट चला आ रहा है। तो पोलराइजेशन जो हो रहा है मीडियम में वो इलेक्ट्रिक फील्ड के किस कंपोनेंट के कारण हो रहा है? Z डायरेक्शन के कारण ज्यादा हो रहा है पोलराइजेशन। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड X और Y डायरेक्शंस में इलेक्ट्रिक फील्ड X और Y डायरेक्शंस में है लेकिन मटेरियल ज्यादा पोलराइज नहीं हो रहा है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड Z डायरेक्शन में है तो मटेरियल में ज्यादा पोलराइजेशन हो रहा है। ये बात से आप सहमत हैं इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से? कोई डाउट है तो पूछे। अब आवाज आ रही है? हेलो? हाँ सर आ रही है। हाँ सर इसमें आपने समझ लिया कि पोलराइजेशन इन द डाइलेक्ट्रिक मीडियम is not necessarily in the direction of the electric field। ठीक, तो अब हम यहां से आगे बढ़े और देखें कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा
कि डी, ई और एच के बीच में रिलेशनशिप क्या है। डी जो है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, और एच जो है वो आप उसको मैग्नेटिक फील्ड नहीं कहते हुए मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हैं, बी को हम मैग्नेटिक फील्ड नहीं कहते, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी कहते हैं। तो दोनों वेक्टर में पहचान होनी चाहिए। तो पहला है कि रिलेशनशिप बिटवीन ई, डी एंड एच वेक्टर्स इन ए जनरल एनआइसोट्रॉपिक मीडियम। फिर आप एक महत्वपूर्ण बात देखिए यहाँ पर कि एप्सिलॉन, अब जो है परमिटिविटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम, वो स्केलर उसका डिस्क्रिप्शन नहीं रह गया। आप देखिए, क्योंकि स्केलर डिस्क्रिप्शन सफिशिएंट नहीं रहेगा एनआइसोट्रॉपिक मीडियम को समझाने में। यहां पर आप देखेंगे, मैं जहां पर मार्क कर रहा हूं कि अब वो परमिटिविटी कैसी क्वांटिटी हो गई, कैसी क्वांटिटी हो गई, टेंसर क्वांटिटी हो गई। इट इज नॉट ए स्केलर क्वांटिटी। और फिर हम इस परमिटिविटी टेंसर को एक स्पेशल सिस्टम में पढ़ाई करेंगे, डिस्कस करेंगे, वो है प्रिंसिपल एक्सिस सिस्टम। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इज नॉट स्केलर। अगर स्केलर रखेंगे तो हम एन आइसोट्रॉपिक मीडियम को डिस्क्राइब भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब डी, ई वेक्टर और डी वेक्टर सेम डायरेक्शन में नहीं रहेंगे, नॉट नेसेसरली इन द सेम डायरेक्शन। क्योंकि आप सब जान रहे हैं डी किसके बराबर है, एप्सिलॉन 0 ई प्लस पी के बराबर। और जब पी पोलराइजेशन का डायरेक्शन बदल जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि डी और ई का डायरेक्शन भी बदल जाएगा। सो डी एंड ई आर नॉट नेसेसरली इन द सेम डायरेक्शन इन द एनआइसोट्रॉपिक मीडियम केस। फिर अगला अगर आप पॉइंट देखेंगे तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं आइसोट्रॉपिक मीडियम में और यूनिएक्सियल और बाई एक्सियल। ये जो शब्दावली उपयोग में आ रही है यूनिएक्सियल और बाई एक्सियल, ये कहां से निकल के आ रही है? चूंकि हमने एनआइसोट्रॉपिक मीडियम को एक क्रिस्टलाइन मीडियम माना था, तो क्रिस्टलाइन की जो टर्मिनोलॉजी है, क्रिस्टल की टर्मिनोलॉजी है, उसमें से उठाया हुआ है यूनिएक्सियल और बाई एक्सियल। तो ऐसे सभी मीडियम्स की हम प्रॉपर्टीज को, मतलब यूनिएक्सियल और बाई एक्सियल एनआइसोट्रॉपिक मीडियम का उदाहरण है, और इनकी प्रॉपर्टीज को हम स्टडी करेंगे। और फाइनली, जैसा हमने फ्री स्पेस में किया है, आइसोट्रॉपिक में किया है, हम वेव इक्वेशंस, मैक्सवेल के वेव इक्वेशंस ही हमारे लिए सबसे बड़े टूल है, और इन्हीं के द्वारा हम एनआइसोट्रॉपिक मीडियम की प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। क्या प्रॉपर्टीज? आप सब इससे परिचित होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पॉइंटिंग्स वेक्टर, ये सब के ओरिएंटेशंस क्या है, ये एक दूसरे से कोई पर्टिकुलर एंगल में ओरिएंटेड है, ये सारी विशेषता हम वेव इक्वेशन जब हम यूज करेंगे तब हमको एक एक करके समझ आता जाएगा। आगे बढ़े। अब देखिए, उन्हीं बातों को फिर से मैं कह रहा हूं कि जनरल एनआइसोट्रॉपिक मीडियम में हम क्या एजम्पशन करते हैं कि मीडियम एनआइसोट्रॉपिक है और उसकी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, अब की बार देखेंगे आप नोटेशन में एप्सिलॉन के ऊपर डबल बार लगा हुआ है, दो लाइनें खिंची हुई हैं, दिख रहा है सबको? यस। हाँ, तो अब ये जब डबल बार जैसी हम नोटेशन यूज करते हैं तो सो परमिटिविटी इज नॉट ए स्केलर क्वांटिटी बट इट इज ए टेंसर क्वांटिटी। और टेंसर क्वांटिटी इसलिए लेना पड़ा क्योंकि D and E are no longer in the same direction। तो डायरेक्शन डिपेंडेंस दिखाने के लिए हमको मैट्रिक्स नोटेशन का एक, जैसा हम आगे पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा। तो टेंसर क्वांटिटी है और उसके कितने कंपोनेंट्स हैं? 9 कंपोनेंट्स। और ये देखिए एक लाल फॉन्ट में लिखा हुआ है। मैं अभी आपको पढ़ाने के पहले भी पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग में ये बात नहीं आई थी, तो आपको भी ये ध्यान रखना है। तो मुझे लगा कि मैंने आपको गलत कुछ बोल दिया है, टू बी फ्रैंकली। अब देखिए यहाँ पर एक एजम्पशन लिखा हुआ है, मीडियम इज मैग्नेटिकली आइसोट्रॉपिक विथ मैग्नेटिक परमेबिलिटी μ0 विच इज द फ्री स्पेस परमेबिलिटी। तो जब आप आगे बढ़ेंगे अपने लेक्चर में तो आप देखेंगे एक विशेषता,
जो मैथमेटिक्स है उसमें एप्सिलॉन जीरो को तो हटा के एप्सिलॉन ले आया, बट द मैग्नेटिक परमेबिलिटी इज स्टिल assumed टू बी म्यू जीरो। तो बच्चों इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि मैग्नेटिक परमेबिलिटी इज स्टिल द परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। द मैग्नेटिक मीडियम इज आइसोट्रॉपिक। सो दीज आर टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। विद द थर्ड पॉइंट क्या है आपके पास, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी न रह के अब कैसी क्वांटिटी हो गई, टेंसर क्वांटिटी हो गई। So in an anisotropic medium, the relation between D and E becomes D is equal to epsilon, where epsilon is a tensor quantity multiplied by E. While for the isotropic medium, साधारण रिलेशनशिप है D is equal to epsilon E. अब आप बोलेंगे कि डायरेक्शन का अंतर क्या है भाई, D जो है वो epsilon E है अगर आइसोट्रोपिक मीडियम में, और epsilon अगर कांस्टेंट है तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, स्केलर क्वांटिटी है, तो आप अंदाज लगा लेंगे कि D का डायरेक्शन और E का डायरेक्शन क्या होगा, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। एंड एप्सिलॉन हियर इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड D and E are parallel. So the electric field and the displacement vector will be along the same direction, दोनों एक डायरेक्शन में होंगे। लेकिन आइए फिर से आए उस पे, एनाइसोट्रॉपिक मीडियम में चूंकि एप्सिलॉन बार जो है, डबल बार जो है वो एक टेंसर क्वांटिटी है, तो टेंसर क्वांटिटी के कारण क्या होगा, D and E इन जनरल विल बी, दोनों वेक्टर क्या होंगे, डिफरेंट डायरेक्शंस में होंगे, क्योंकि एप्सिलॉन डबल बार इज नॉट ए स्केलर क्वांटिटी बट ए क्या होगा, टेंसर क्वांटिटी। और सब जानते हैं टेंसर क्वांटिटी मैट्रिक्स नोटेशन में लिखें अगर अपन, तो उसके डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, तो D जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होगा। आगे बढ़े, अब ये मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो अगर एक्स एक्सिस के अलोंग है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ एक कंपोनेंट लिखें, और वो कंपोनेंट क्या होगा, एक्स कंपोनेंट होगा। तो E कैन बी रिटन एज, E को कैसे लिखा गया, वेक्टर फॉर्म में I into EX। तो कंफ्यूज मत हुई, E is still a vector quantity, but permittivity is a tensor quantity. Y और Z कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग। अब जो हमारा अभी तक का एक्सप्लेनेशन था उसके अनुसार अब हम ये एक लाइन बोलते हैं कि D जो होगा वो एक्स एक्सिस के अलोंग सिर्फ नहीं होगा, बल्कि इट विल बी समवेयर डिफरेंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से अलग होगा। और तब जब अलग होगा तो आप जानते हैं पोजीशन वेक्टर के फिर कितने कंपोनेंट्स हो जाएंगे, ना सिर्फ एक कंपोनेंट होगा बल्कि उसके 3 कंपोनेंट हो सकते हैं। तो जब D एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है तब हम D को कैसा लिख सकते हैं, D कैन कैसा लिख सकते हैं, I dx प्लस J dy प्लस K dz। इसका मतलब जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड EX जिसका सिर्फ एक कंपोनेंट है उसको एनाइसोट्रॉपिक डाइलेक्ट्रिक मीडियम के ऊपर इंसिडेंट किया, तो D के तीनों कंपोनेंट प्रोड्यूस हो गए, और वो तीनों कंपोनेंट कौन से हो गए, dx, dy और dz। इसका मतलब जनरल फॉर्म में, जनरल एक्सप्रेशन में, इट इज नॉट अलोंग द x एक्सिस बट इट इज एनी at any other angle, at any other orientation x axis के साथ। आगे बढ़े, अब देखिए बाय द प्रॉपर, अब देखिए जो लाइनें लिखी गई है मैं उसी के ऊपर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। बाय द प्रॉपर्टी दैट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, dx विल बी प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड अब dx जो है, अब क्या प्रॉपर्टी है भाई, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, dx, dy और dz। सुनाई दे रहा है आपको, आर यू एबल टू हियर? हेलो, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. चलो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो अब फिर से दोहरा रहा हूं कि dx जो है वो dy भी साथ में है उसके, और dz भी है, मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के तीनों कंपोनेंट्स हैं।
और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन ओनली वन डायरेक्शन, वो सिर्फ एक दिशा में चला आ रहा है। और किसके ऊपर इंसिडेंट हुआ है? एन आइसोट्रॉपिक डाइलेक्ट्रिक मीडियम के ऊपर इंसिडेंट हुआ है। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी तो हमने पढ़ा हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, बट इन टर्म्स ऑफ द कंपोनेंट्स अब हम कैसे लिखेंगे? dx will be proportional to ex, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या हो जाएगा इस केस में? एक नया कांस्टेंट आ गया, इट इज नॉट एप्सिलॉन x बल्कि एप्सिलॉन xx हो गया। तो dx जो होगा वो किसके बराबर होगा? e एप्सिलॉन xx इंटू ex। अब सिर्फ d जो है वो x एक्सिस के अलोंग तो है नहीं, y एक्सिस के अलोंग भी उसके कंपोनेंट्स हैं। ये देखिए d वेक्टर बना हुआ है, इसका x कंपोनेंट एक निकलेगा, उसका y कंपोनेंट निकलेगा और उसका z कंपोनेंट भी निकलेगा। तो जब d फील्ड के कंपोनेंट्स हम लिखेंगे तो dx के लिए तो आसान है लिखना। कैसे आसान है? क्योंकि आपको ये याद है कि भाई ex इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ x डायरेक्शन में है, तो dx के साथ हमको जब हम एसोसिएट करेंगे परमिटिविटी के कंपोनेंट को, टेंसर के कंपोनेंट को, आपको सिर्फ क्या लिखना है? एप्सिलॉन xx इंटू ex। लेकिन बारी आती है अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के y कंपोनेंट को लिखने की। अब y कंपोनेंट जो होगा वो ex पर तो डिपेंड करेगा ही। ex चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ex है, लेकिन परमिटिविटी का जो कंपोनेंट है अब वो क्या आ जाएगा? यहाँ पर x नहीं रहेगा बल्कि यहाँ पर क्या आ जाएगा? yx भी आ जाएगा। और उसी तरीके से dz लिखेंगे, तब फिर कॉन्स्टिट्यूटिव रिलेशनशिप में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट तो ex ही है, उसको ey लिख नहीं सकते, ez लिखेंगे नहीं, कोई तरीका ही नहीं है, क्योंकि फील्ड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ x डायरेक्शन में। लेकिन डायरेक्शनल डिपेंडेंस बताने के लिए परमिटिविटी का कौन सा कंपोनेंट आएगा? एप्सिलॉन zx आएगा। तो d के डिफरेंट कंपोनेंट्स को हमने इस तरीके से लिखा, xx, yx और zx। तो क्या किया हमने डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट्स को अलग अलग कर लिया, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ किस डायरेक्शन में था? x डायरेक्शन में था। डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंट कंपोनेंट्स हमने प्राप्त कर लिए, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट सिर्फ एक विशेष डायरेक्शन में x एक्सिस के अलोंग है। और यहाँ पर एप्सिलॉन xx, yx और zx क्या कहलाएंगे? परमिटिविटी कंपोनेंट्स कहलाएंगे मीडियम के। अब उसी तरीके से आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड y डायरेक्शन में हो और z डायरेक्शन में हो तो आप उसी तरीके से उनके लिए भी सिमिलर सॉर्ट ऑफ रिलेशंस लिख सकते हैं, या आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए अब बारी आई कि अब हम इसके ऊपर जब नाउ लेट अस कंसीडर, देखिए लिखा हुआ है बिहेवियर व्हेन वी अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग दी y एक्सिस। मैं z का नहीं लिखा हूं, y तक का बनाया है। y एक्सिस के अलोंग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तब क्या रिलेशंस हो जाएंगे? उसी प्रकार के रिलेशंस होंगे। यहाँ सब देखिए dx, dy, dz अभी भी रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट अभी सिर्फ y डायरेक्शन में है, तो यूनिट वेक्टर j से मल्टीप्लाई कर दिया। और जो परमिटिविटी के कंपोनेंट्स हैं उनमें देखिए क्या आया फर्क। पहली बार आया था, आप देखेंगे xx, yx और zx, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट x डायरेक्शन में। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट y डायरेक्शन में है तब क्या कंपोनेंट्स आए? xy आया, yy आया और zy आया। तो यहाँ पर सिमिलरली फॉर द डायरेक्शनल डिपेंडेंस ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन, मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के डिफरेंट कंपोनेंट्स को लिखना है, तो परमिटिविटी कंपोनेंट्स अब बदल जाएंगे, xy, yy और zy आ जाएगा। तो यहाँ पर भी एप्सिलॉन xy, एप्सिलॉन yy और एप्सिलॉन zy जो होंगे वो रिस्पेक्टिव परमिटिविटी कंपोनेंट्स होंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड y डायरेक्शन में है। उसी तरीके से जब इलेक्ट्रिक फील्ड z डायरेक्शन में है तो फिर हमको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के डिफरेंट कंपोनेंट्स लिखने पड़ेंगे, जो निश्चित रूप से एक z डायरेक्शन में ना होके उसके तीन अलग अलग कंपोनेंट निकलेंगे। तो अब
आगे यहां तक समझ आ रहा है सबको? यस सर। यस समझ आ... सर। हाँ, तो यस सर। देखिए, अगर इसके बाद भी आपको कोई क्वेरी होगी ना तो आप क्लासरूम में टाइप करके भेज दिया करिए, तो मैं उसको जरूर एड्रेस करूंगा। आगे बढ़ते हैं। तो अब एक हम आर्बिट्री कोऑर्डिनेट सिस्टम चुनते हैं। अब हम बारी आ रही है कि भाई यहाँ तो बड़ा मुश्किल है कि dx, dy, dz डायरेक्शन डिपेंडेंट है। ई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में है तो उसके कंपोनेंट्स, परमिटिविटी के कंपोनेंट्स अलग अलग हो जाते हैं, तो dx, dy, dz बदल जाता है। उसी तरीके से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड y डायरेक्शन में है तो फिर डिपेंडेंस बदल जाता है परमिटिविटी कंपोनेंट्स का। तो अब हम एक चुनाव करें एक विशेष कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए, उसी के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने लिखा है यहाँ पर, लेट अस कंसीडर एन आर्बिट्री कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड वी अप्लाई एन इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो किसी भी जनरल डायरेक्शन में अप्लाई कर दें। अभी हम क्या कर रहे थे, या तो Ex मिला हमको कंपोनेंट, या Ey मिला, या Ez मिला। अब बारी आती है कि थोड़ा सा और कठिन करें इसको। तो हमने बोला कि अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो एनाइसोट्रॉपिक मीडियम पर अप्लाई किया है वो किसी जनरल डायरेक्शन में है। तो जनरल डायरेक्शन का मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अब तीनों कंपोनेंट होंगे, Ex होगा, Ey होगा और Ez होगा। इसके कारण क्या होना है? इसके कारण ये होना है कि जो डिस्प्लेसमेंट फील्ड वेक्टर है उसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो इन तीनों कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण प्रभाव में आएंगे। तो इसीलिए एक लाइन लिखा हुआ है, देखिए, द डिस्प्लेसमेंट फील्ड वेक्टर विल गेट एक्साइटेड not only from Ex but also from Ey and also from Ez components of the electric field। तो अब हमारे पास देखिए यहाँ एक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों डायरेक्शंस में है, मतलब जनरल डायरेक्शन में है, तो तीनों कंपोनेंट्स उसके दिख रहे हैं। और उसी तरीके से करस्पॉन्डिंग जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसके भी तीनों कंपोनेंट्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पर जो जनरलाइज्ड आइडिया बताया जा रहा है इसको हम तीन इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तीन साइमल्टेनियस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो dx नाउ बिकम्स इक्वल टू, ये अगर आप पहले इसको भूल जाए तो अगर सिर्फ एक मैट्रिक्स के बाद, मैं इस इक्वेशन को बाद में समझाता हूं, जरा इस मैट्रिक्स को देखिए। इसके अंदर एक मैट्रिक्स छुपा हुआ है, xx, xy, xz, yx, yy, yz, zx, zy, zz। तो आपको दिखाई दे रहा है कि दिस सम सॉर्ट ऑफ ए मैट्रिक्स नोटेशन, यहाँ पे कोई मैट्रिक्स नोटेशन छिपा हुआ है। अब अगर वापिस आए इन इक्वेशन में, तो द डिस्प्लेसमेंट डेंसिटी का या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट का डिपेंडेंस देखिए, ना सिर्फ वो Ex पर निर्भर कर रहा है, Ey पर भी डिपेंड कर रहा है और Ez पर भी डिपेंड कर रहा है, लेकिन उसके साथ जो एसोसिएटेड कंपोनेंट्स हैं टेंसर के वो कैसे चले आ रहे हैं। जब वो Ex पर डिपेंड करेगा तो स्वाभाविक है एप्सिलन xx आएगा। जब आप वो Ey पर डिपेंड करेगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का x कंपोनेंट, तो परमिटिविटी का कौन कंपोनेंट आएगा, xy आएगा। तो उसी तरीके से हमने ये तीनों इक्वेशन को यहाँ पर दिखाया है, dx, dy and dz, there are three simultaneous equations। तो यहाँ पर हमने d के सारे कंपोनेंट्स का योगदान दिखा दिया है और वो सारे कंपोनेंट्स सारे E के सारे कंपोनेंट्स पर निर्भर करते हैं। तो एक प्रकार से यहाँ मिक्सचर हो रहा है, और जब मिक्सचर होने का संकेत है कि टेंसर क्वांटिटी बन रही है। अगर ये मिक्सचर नहीं होता तो टेंसर क्वांटिटी बनने की कोई आवश्यकता बनती ही नहीं। अगर मान लीजिए आइसोट्रॉपिक होता तब फिर, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता, तो सिंपल रिलेशनशिप होता, dx इज इक्वल टू एप्सिलन xx इंटू Ex। तो फिर एप्सिलन xx भी स्केलर क्वांटिटी हो जाती और आपके पास साधारण रिलेशनशिप हो जाता d इक्वल टू एप्सिलन E। फॉलो कर रहे हैं? आगे बढ़े नेक्स्ट स्लाइड पे। यस सर।
Yes, sir. चलिए, तो अब अगर इसको मैट्रिक्स नोटेशन के बारे में मैंने आपको पहले ही संकेत दिया था, तो अगर इसको मैट्रिक्स नोटेशन में लिखेंगे तो सिंपल है फॉर्म। ये आप परीक्षा में, एग्जामिनेशन में आपको 2 नंबर के क्वेश्चन या 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए ये महत्वपूर्ण हिस्सा है कि हाउ टू राइट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर in terms of permittivity tensor for an anisotropic medium। क्वेश्चन सुन रहे हैं? 2 नंबर का क्वेश्चन क्या बन गया कि एनाइसोट्रॉपिक माध्यम के लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को टेंसर नोटेशन में प्राप्त करिए या टेंसर रोटेशन में लिखिए। क्लियर है बात? फॉलो कर रहे हैं आप लोग? हेलो? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो इसको याद रखिए। अब आप पता चला 15 नंबर का क्वेश्चन बना रहे हैं और इसमें इसको भूल गए, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े। D इक्वल टू, तो यहाँ पर फिर से वही नोटेशन यूज किया हुआ है टेंसर का, और ये कैसा टेंसर है? परमिटिविटी टेंसर है। साथ में ये कैसा टेंसर है? 3x3 कम ऑर्डर का टेंसर है। और इसके कितने कंपोनेंट्स हैं? 9 कंपोनेंट्स हैं। अब आप देखिए, मैंने कुछ चीजें यहां लिखी नहीं है, कुछ चीजें लिखी नहीं है, लेकिन अब आप प्रॉमिस करिए कि आप इसको ध्यान से सुन रहे होंगे। ठीक है? सुन रहे हैं ध्यान से? अब आगे की कुछ लाइनें। हेलो? हाँ सर। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. अब आप देखिए, जहां मैं हाईलाइट किया हूं यहाँ पे क्या लिख दिया हूं अचानक? क्या लिखा हूं? क्या लिखा हूं? कोई प्रॉम्प्ट करे। सिमेट्रिक इन नेचर। हाँ, सिमेट्रिक इन नेचर। थैंक यू, सिमेट्रिक इन नेचर। ये एब्रप्टली ले आया मैं, सिमेट्रिक इन नेचर, क्योंकि मुझे ऐसा याद आया कि मैंने आपको फर्स्ट सेमेस्टर में न्यूमेरिकल मेथड्स में आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर का एक प्रॉब्लम था जिसको हमने जैकोबी मेथड कहा था, याद करिए, लिखा था। Yes, sir. हाँ, तो मैंने यहाँ पर ये माना कि आप इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स को समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर लिखा गया है कि ये जो परमिटिविटी टेंसर है वो एक विशेष प्रकार का टेंसर है, जिसमें कि इस टेंसर को हमने कैसा मान लिया? सिमेट्रिक टेंसर मान लिया। और ये सिमेट्रिक टेंसर मानने के पीछे कारण ये है कि इसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, देखिए कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है मीडियम में, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी, डायरेक्शन डिपेंडेंस हो गया डी का ई के साथ। अब डी के ना सिर्फ एक कंपोनेंट है बल्कि बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। डी एक्स जब लिखते हैं तो वहां पर ई एक्स पर भी निर्भर कर रहा है, ई वाई पर भी निर्भर कर रहा है, ई जेड पर भी निर्भर कर रहा है। जब हम डी वाई लिखते हैं तो पर भी वो ई एक्स ई वाई ई जेड पर निर्भर कर रहा है। जब हम डी जेड लिखते हैं तो पर भी वो ई एक्स ई वाई ई जेड पर निर्भर कर रहा है। तो आपको यहाँ पर एक मैट्रिक्स जो दिखाई दे रहा है, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, 9 कंपोनेंट। लेकिन जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, कठिनाई बढ़ती है, वैसे वैसे कुछ रेगुलरिटी भी आ जाती है। ये नेचर की नियम है। जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी वैसे वैसे कुछ आसानी भी आ गई। और आसानी क्या आ गई कि ये जो मैट्रिक्स है ये कैसा बन गया? कैसा बन गया? कैसा बना है? ये सिमेट्रिक बन गया है। और सिमेट्रिक बनने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि टेंसर के एक्स वाई कंपोनेंट yx के बराबर हो जाएगा, वैसे ही एप्सिलॉन yz zy के बराबर हो जाएगा, और एप्सिलॉन zx xz के बराबर हो जाएगा। सो दिस permittivity tensor has 9 components, and this is the general way of representing the effects of material polarization when material is anisotropic। अंग्रेजी में ये जो भाषा है ये थोड़ी क्लिष्ट लग रही होगी। यह permittivity tensor एक व्यापक तरीका है जिससे कि हम मटेरियल, अगर हमारा एनाइसोट्रॉपिक है तो
ध्रुवण या पोलराइजेशन के प्रभाव को अगर हमें किसी एक क्वांटिटी से समझाना है तो हम इस परमिटिविटी टेंसर का उपयोग करेंगे। और फिर एक महत्वपूर्ण बात, फिर आपका फर्स्ट सेमेस्टर की एक बात आएगी। इन जनरल क्या लिखा है? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द परमिटिविटी मैट्रिक्स आर नॉन जीरो। तो इसके सारे एलिमेंट जो हैं वो नॉन जीरो होंगे। तो फिर ये एक और कठिनाई, एक आसानी तो दिखी कि नेचर में जब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी तो कुछ आसानी डेवलप हुई कि ये जो परमिटिविटी टेंसर है वो सिमेट्रिक हो गया नेचर में। लेकिन साथ में अब एक झंझट ये और दिखाई दे रहा है, एक कठिनाई और दिखाई दे रही है कि इस परमिटिविटी मैट्रिक्स के सारे कंपोनेंट्स जनरल फॉर्म में नॉन जीरो हो सकते हैं। तो अब आगे बढ़े इससे। द टेंसर इज सिमेट्रिक इन नेचर। देखिए, मैं इस चीज को आपको समझाया इसलिए नहीं हूं क्योंकि ये हमारे स्कोप के बाहर है। ये कहां से पता चल रहा है कि फिजिकल कंसिडरेशंस दैट वी हैव टू डू विद द एनर्जी कंजर्वेशन का नियम यूनिवर्सल नियम है, और टाइम रिवर्सल की सिमेट्री जो है वो एक लॉ है। इसके आधार पर हम ये मान सकते हैं कि परमिटिविटी टेंसर सिमेट्रिक टेंसर है। कोई भी प्रकार का माध्यम इस कंडीशन को वायलेट नहीं करेगा। इसी चीज को मैंने फिर से लिखा है। यहां तक समझ में आया? समझ आ रहा है आपको? प्लीज, क्योंकि मैं अगर मैं यूनिडायरेक्शनल नहीं होना चाहता ना। समझ रहे होंगे कि मैं सिर्फ बोल रहा हूं और आप, तो ये बात तय है कि 100% नहीं समझ में आएगा, लेकिन कोशिश तो जारी है। अब आगे बढ़ें। अब आप देखिए, फिर मैं हाईलाइट कर रहा हूं, क्या लिखा है, धीरे बोल रहा हूं। इट इज पॉसिबल टू रोटेट द कोऑर्डिनेट सिस्टम in such a manner that the permittivity matrix becomes a diagonal matrix. देखिए, फिर से बोल रहा हूं। It is possible to rotate the coordinate system. coordinate system मतलब जिस coordinate system में आप D की पहचान कर रहे हो और E की पहचान कर रहे हो, इस coordinate system को हम एक रोटेट करें, इस तरीके से रोटेट करें कि जो परमिटिविटी मैट्रिक्स जिसके सारे 9 कंपोनेंट्स नॉन जीरो है वो किस में बदल जाए? किस में बदल जाए? डायगोनल मैट्रिक्स में बदल जाए। और जब वो कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसको हम रोटेट करके एक नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में आ जाएंगे, तब ये नया कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस सिस्टम कहलाएगा। अब मेरे को कोई उत्तर दे पाएगा इस बात का कि कोई चीज हमने अभी आपको यहाँ पर भी प्रॉम्प्ट किया था कि सिमेट्रिक किया था, तो भी मैंने आपको बोला था कि हमने फर्स्ट सेमेस्टर में एक जैकोबी मेथड पढ़ा था, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालने के लिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स का पढ़े थे, ठीक है। और वहां पर हमने ये पढ़ा था कि हम आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर तब निकाल पाते हैं जब हम गिवन मैट्रिक्स को किस मैट्रिक्स में बदल लें? आंसर दीजिएगा। फर्स्ट सेमेस्टर, वेरी गुड। हमने इस मैट्रिक्स को किस में बदला था? डायगोनल मैट्रिक्स में बदला। तब कोई दूसरा इस बात का उत्तर दे कि इसको हमने डायगोनल मैट्रिक्स में बदलने के लिए कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया था? उस ट्रांसफॉर्मेशन को क्या नाम दिए थे? किसी के रोटेशनल या सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन कहे थे, याद आया? या सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन से हमने गिवन मैट्रिक्स को किस में बदल दिया था? डायगोनल मैट्रिक्स में बदल दिया था। तो शायद यहां पर भी यही काम करने वाले हैं कि जब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को चेंज करते जाएंगे जिससे कि ये मैट्रिक्स किस में बदल जाए? डायगोनल मैट्रिक्स में बदल जाए, और तब ये नया कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हम प्राप्त करेंगे वो क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस सिस्टम कहलाएगा। सो प्रिंसिपल एक्सिस सिस्टम कैसे ऑब्टेन किया आपने? गिवन कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर आपने सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन या रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन करते गए और तब तक किए जब तक कि हमारा
परमिटिविटी मैट्रिक्स या टेंसर जो है उसके जो डायगोनल कंपोनेंट सिर्फ रह जाते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, सारे के सारे जीरो हो जाते हैं, तब इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। और जो नया कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें हमने ये प्राप्त किया इस प्रकार का मैट्रिक्स, उस कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस सिस्टम। तो जब हम आगे की पढ़ाई करेंगे तो हम सिर्फ एक विशेष एक्सिस की बारे में बात करेंगे और वो कहलाता है प्रिंसिपल एक्सिस सिस्टम। क्लियर है बात? आगे बढ़े तो देखिए वही चीज है जिसको मैंने अभी आपको समझाया है। लीनियर अलजेब्रा में वो ट्रांसफॉर्मेशन है कि एनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैन बी डायगोनलाइज्ड बाय सुटेबल चॉइस ऑफ द बेसिस वेक्टर। बल्कि ये लाइन के बदले जो मैंने अभी आपको कहा है वो ज्यादा अच्छा है कि हम सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन से किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम किस में बदल सकते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स में बदल सकते हैं। तो अब आप देखिए जनरल केस में अगर हम if one chooses the orientation of the coordinate axis in a particular way, हमने एक विशेष प्रकार का कोऑर्डिनेट सिस्टम चुन लिया। ओरिएंटेशन मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब पहले था एक्स वाई जेड, फिर वो एक्स डैश वाई डैश जेड डैश हुआ, उससे भी नहीं हुआ ट्रांसफॉर्म, फिर एक्स डबल डैश वाई डबल डैश जेड डबल डैश में गए। ऐसा करते गए जब तक कि डी और ई के बीच का रिलेशनशिप क्या बन गया। अब आप देखिए यहाँ पे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के बदले क्या सब्स्टिट्यूट हो गया, क्या सब्स्टिट्यूट हो गया, 0 0 0। वैसे ही सेकेंड रो में डायगोनल एलिमेंट एप्सिलॉन वाई वाई को छोड़ के 0 0 हो गया। थर्ड रो में फिर डायगोनल एलिमेंट एप्सिलॉन जेड जेड को छोड़ के बाकी दोनों एलिमेंट 0 0 हो गए। तो इस प्रकार के परमिटिविटी मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। अब देखिए अब आगे बढ़े। चॉइस ऑफ द ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट एक्सिस दैट रिजल्ट्स इन ए डायगोनल परमिटिविटी मैट्रिक्स इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मटेरियल। वही चीज है। ऑर्थोगोनल क्यों कहा? स्वाभाविक ऑर्थोगोनल है। एक्स वाई जेड आर स्टिल ऑर्थोगोनल, एक दूसरे के बीच में आप जान रहे हैं कि दे आर ऑल म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक दूसरे के लंबवत ऑर्थोगोनल सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस है। लेकिन वो ऑर्थोगोनल सेट ऑफ एक्सिस जो कि परमिटिविटी मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दे, ऐसे ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम को हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मटेरियल कहेंगे। तो इन दिस सिस्टम इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अलोंग द एक्स डायरेक्शन, तब फायदा क्या होगा? अब आप देखो यहाँ पे ये दूसरा कंपोनेंट खत्म हो गया है, 0 और 0 है, तो dx सिर्फ किस पर निर्भर करेगा, dx सिर्फ किस पर निर्भर करेगा प्रिंसिपल एक्सिस सिस्टम में? अगर आप इसको, हाँ बोलिए बोलिए प्लीज बोलिए। ex पर सर। हाँ, क्योंकि dx इंटू एप्सिलॉन ex, एप्सिलॉन x, dx इज इक्वल टू एप्सिलॉन टाइम्स क्या हो जाएगा, ex प्लस 0 इंटू ey प्लस 0 इंटू ez। तो dx किसके बराबर हो गया, एप्सिलॉन xx इंटू ex हो गया। सिमिलरली dy किसके बराबर हो जाएगा, एप्सिलॉन yy इंटू ey हो जाएगा। और उसी तरीके से dz किसके बराबर हो जाएगा, एप्सिलॉन zz इंटू ez हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने एप्सिलॉन xx के बदले क्या लिखा है, e एप्सिलॉन x लिखा है। क्यों? क्योंकि जब हम मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म करेंगे तो जो फाइनल फॉर्म में जो डायगोनल एलिमेंट बनेंगे, आप फर्स्ट सेमेस्टर की भी बात याद रखेंगे, तो डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो नए रूप में आ गए होंगे। सो एप्सिलॉन xx जो होगा वो निश्चित रूप से एप्सिलॉन x के बराबर नहीं होगा, बल्कि कोई नया रूप में आ गया होगा। इसीलिए मैंने एप्सिलॉन xx के बदले क्या लिखा है, एप्सिलॉन x लिखा है। एप्सिलॉन yy भी बदलता गया, अंत में जब डायगोनल मैट्रिक्स बन गया तब एप्सिलॉन yy किसके बराबर हो गया, एप्सिलॉन y के बराबर हो गया। उसी तरीके से जब डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया ये परमिटिविटी मैट्रिक्स, तब एप्सिलॉन zz किसके बराबर हो गया, एप्सिलॉन z के बराबर हो गया। और तब इस प्रिंसिपल एक्सिस सिस्टम में dx बराबर हो गया एप्सिलॉन x इंटू ex, dy बराबर हो गया
एप्सिलॉन वाई इंटू ई वाई, और dx बराबर हो गया एप्सिलॉन z इंटू ई जेड। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे समझ लीजिए कि व्हाट इज द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ an isotropic dielectric medium, या what do you understand by the principal axis of the anisotropic dielectric medium? सुन रहे हैं मेरी इस बात को? हेलो? यस सर। हाँ, तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है कि प्रिंसिपल एक्सिस एनाइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक मीडियम का क्या होगा, इसको आप समझाइए। आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए यहां पर 3 पॉसिबिलिटियों के बारे में बताया है। फिर से देखें, सुनाई दे रहा है? हेलो हेलो सर दिख रहा है। हाँ, चलो आगे बढ़े। तो देखिए यहाँ पर अब 3 पॉसिबिलिटी का उल्लेख किया है। हम जब मीडियम के बारे में बात कर रहे हैं तो कई कठिनाइयां भी आ रही हैं। डायरेक्शन डिपेंडेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, एप्सिलॉन स्केलर क्वांटिटी नहीं रह गई, टेंसर क्वांटिटी रह गई। एक आसानी अपने आप आ गई, नेचुरली हमने बोला कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है और टाइम रिवर्सल की सिमेट्री के कारण हमने उस मैट्रिक्स को क्या मान लिया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मान लिया। फिर हमने एक विशेषता चुनी कि हमने सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन किया, कोऑर्डिनेट सिस्टम को रोटेट करते गए, म्यूचुअली ऑर्थोगोनल सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स को रोटेट करते गए और अंत में हमने परमिटिविटी मैट्रिक्स को एक डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद भी हम कुछ और पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करें, कुछ और पॉसिबिलिटीज को समझने की कोशिश करें। वो पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं, यहाँ पर दिखाया हुआ है। देखिए क्या लिखा है, वी कुड फाइंड वन ऑर्थोगोनल सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम विद द मीडियम अलोंग विच द डिस्प्लेसमेंट फील्ड विल फॉलो द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को x डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं तो हम ऐसा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ढूंढ पाएंगे जिसमें कि डिस्प्लेसमेंट भी किस डायरेक्शन में हो रहा है, x डायरेक्शन में हो रहा है। उसी तरीके से y कंपोनेंट और z कंपोनेंट के भी लिए लिखा हुआ है। अब एनाइसोट्रॉपिक मीडियम में कुछ विकल्प हैं, कुछ पॉसिबिलिटीज हैं, और वो पॉसिबिलिटीज क्या हैं देखिए, जिसको मैंने ऊपर हाईलाइट किया हुआ उसके बारे में यहां पर कह रहा हूं। फिर से बोल रहा हूं बात को, ये निश्चित है बात कि हम एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम ढूंढ सकते हैं जिसमें कि अगर x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी x डायरेक्शन, मतलब dx इज एप्सिलॉन x इंटू ex, dy इज एप्सिलॉन y इंटू ey, पिछले स्लाइड की बात, dz है जो एप्सिलॉन z इंटू ez। लेकिन फिर यहां पर आए सेकंड पॉइंट पर कि आप देखिए यहां पर 3 पॉसिबिलिटी के बारे में बता रहा है। 3 पॉसिबिलिटी क्या है इसको जरा देखिए। क्या है 3 पॉसिबिलिटीज, एप्सिलॉन xx और एप्सिलॉन yy और एप्सिलॉन zz। ये क्या हो सकता है, ये किसी तरीके से एक दूसरे से रिलेट हो सकती है, ठीक है। और किस तरीके से रिलेट हो सकती है, इसमें से कोई तीन है, कोई 3 ना कहें, पहले कहें कि तीनों बराबर है। तीनों बराबर है मतलब एप्सिलॉन xx, एप्सिलॉन yy और एप्सिलॉन zz तीनों ही बराबर है। तब तो फिर एक बात आसान हो गई। क्या आसान हो गई कि एप्सिलॉन xx, एप्सिलॉन yy जब तीनों बराबर है तब मीडियम कैसा हो गया, मीडियम कैसा हो गया, आइसोट्रॉपिक मीडियम हो गया, आइसोट्रॉपिक हो गया। और डायरेक्शन डिपेंडेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की खत्म हो गई। कैसे खत्म हो गई कि अब मीडियम के प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, और इसका मतलब एप्सिलॉन xx बराबर एप्सिलॉन yy बराबर एप्सिलॉन zz, और तब ये मीडियम क्या कहलाएगा, आइसोट्रॉपिक मीडियम कहलाएगा। अब एक दूसरी परिस्थिति के बारे में बात करें। ये जो कंपोनेंट्स थे, जो डायगोनल कंपोनेंट्स थे, जिसको मैंने एप्सिलॉन x लिखना था,
यहाँ पर एप्सिलॉन वाई लिखना था और यहाँ पर एप्सिलॉन जेड। आप समझ सकते हैं अर्थ वही है। इनमें से दो कंपोनेंट बराबर है। अनदर सिचुएशन, एक दूसरी परिस्थिति जिसमें से कि कोई दो कंपोनेंट बराबर है लेकिन वो तीसरे कंपोनेंट के बराबर नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि एप्सिलॉन एक्स एक्स एप्सिलॉन वाई वाई के बराबर है, या एप्सिलॉन एक्स एप्सिलॉन वाई के बराबर है, लेकिन एप्सिलॉन जेड जेड या एप्सिलॉन जेड के बराबर नहीं है। तब ये एनआइसोट्रॉपिक मीडियम कहलाएगा। लेकिन इस मीडियम को एक विशेष नाम से अब हम बोलेंगे, बिकॉज देयर इज अ वन सिंगल एक्सिस। आप देख रहे हैं दो एक्सिस तो में तो कंपोनेंट्स बराबर हो गए, और तब ऐसे मीडियम को हम क्या कहेंगे? यूनी एक्सियल मीडियम कहेंगे। ये क्रिस्टल्स की टर्मिनोलॉजी है। एक्सियल और बाई एक्सियल, यूनी एक्सियल, ये क्रिस्टल्स की टर्मिनोलॉजी है जो कि नॉर्मली हम एनाइसोट्रॉपिक में मीडियम में हम क्रिस्टल्स का ही उदाहरण लेते हैं। समझ आ रहा है आपको? हेलो हेलो, समझ आ रहा है? हाँ सर। सुन रहे हैं? यस सर, आ रहा है सर। चलो यस सर। चलो, थैंक यू Yes, sir. थैंक यू थैंक यू। अब एक दूसरी परिस्थिति देखें जिसमें कि तीनों अलग हैं। एप्सिलॉन एक्स एक्स, एप्सिलॉन वाई वाई और एप्सिलॉन जेड जेड तीनों ही अलग हैं। तब ऐसे मीडियम को हम क्या कहते हैं? ऐसे मीडियम को बाई एक्सियल मीडियम कहते हैं। इन ए बाई एक्सियल मीडियम द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस, अब देखिए क्योंकि परमिटिविटी पर ही डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का, इसलिए मैंने एक लाइन यहाँ पे जोड़ दी है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जब हम डायलेक्ट्रिक मीडियम की बात करेंगे, एनाइसोट्रॉपिक मीडियम की बात करेंगे, तो ना सिर्फ उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज बल्कि उसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी हम आगे बात करेंगे जब आप सेकंड यूनिट में जाएंगे। तो यहाँ पर क्या लिख दिया गया कि बाई एक्सियल मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और परमिटिविटी जो होगी वो सभी दिशाओं में अलग अलग होगी। और सभी दिशाएं कौन सी हैं? जो एक दूसरे के म्यूचुअली ऑर्थोगोनल। तो आपसे एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ बन गया, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए यूनिएक्सियल मीडियम, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बाई एक्सियल मीडियम? आंसर आप समझ गए हो। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आए। तो मैंने कहा था कि ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज का भी उल्लेख किताबों में होता है और हर जगह आप पाएंगे। तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडिसेस के बारे में बात कर दिया। इन जनरल आप जानते हैं रेशियो ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम कैसे निकालते हैं? Ni इज इक्वल टू एप्सिलॉन i अपॉन एप्सिलॉन 0, एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस के अलावा। तो यहाँ पर एप्सिलॉन i जो है वो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम हो गया, और यहाँ पर एप्सिलॉन 0 जो है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हो गया। तो आइसोट्रॉपिक मीडियम में तो आप एप्सिलॉन i को लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि एप्सिलॉन एक्स एक्स या एप्सिलॉन एक्स बराबर एप्सिलॉन वाई बराबर एप्सिलॉन जेड। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? इन जनरल एप्सिलॉन लिख दिया, इसको एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0 का अंडर रूट। ये कहलाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द आइसोट्रॉपिक डायलेक्ट्रिक। और यूनिएक्सियल में क्या होगा? यूनिएक्सियल में n0 अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम का, तब इसमें आपने देखा था कि एप्सिलॉन एक्स और एप्सिलॉन वाई बराबर है, लेकिन एप्सिलॉन एक्स एप्सिलॉन वाई एप्सिलॉन जेड के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर दो प्रकार के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस लिखे गए हैं। एक लिखा हुआ है ऑर्डिनरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा लिखा हुआ है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ऑर्डिनरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या लिखा रहेगा? आई के बदले क्या लिख सकते हो? एप्सिलॉन एक्स भी लिख सकते हो और एप्सिलॉन वाई भी लिख सकते हो। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या लिखोगे? जो कंपोनेंट बराबर नहीं है अन्य दो कंपोनेंट्स के, वहां पर क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन जेड अपॉन एप्सिलॉन 0। सो अब इसको कंक्लूड करें। Refractive index for which there are two directions for which the refractive indices are the same, the permittivities are the same, we call it as the ordinary refractive index. हिंदी में कैसे समझोगे? वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसके लिए कि दो पर्टिकुलर डायरेक्शन में परमिटिविटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस सेम है, वो क्या रहेगा? ऑर्डिनरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
और जो वेव होगी इस पर्टिकुलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डायरेक्शन के लिए, एक्स और वाई डायरेक्शन के लिए, वो कहलाएगा ऑर्डिनरी वेव। और उसी तरीके से जो दूसरा डायरेक्शन जो अन्य दो डायरेक्शंस के बराबर नहीं है, उसके लिए जो करस्पॉन्डिंग वेव या करस्पॉन्डिंग रिफ्रैक्टिव इंडिसेस क्या कहलाएंगे? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव कहलाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना चाहिए। इसी को रिवाइज किया है, जल्दी से आगे बढ़े। आइसोट्रॉपिक मीडियम मतलब वेलोसिटी, अब चूंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेलोसिटी पर भी डिपेंड करता है, तो आप देखिए सारी चीजें लिंक्ड हैं। डाइलेक्ट्रिक मीडियम या डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और साथ में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ साथ आप एक चीज और जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडिसेस भी वेलोसिटी ऑफ द मीडियम पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ द वेव्स के बारे में भी बात कर लिया है। आइसोट्रॉपिक मीडियम में सेम अलोंग डायरेक्शन, यूनिएक्सियल में सेम अलोंग टू डायरेक्शन, बाई एक्सियल मीडियम में। हाँ बोलिए, कौन है? कोई हैंड रेस किया है, किसी को बोलना है? बोलिए। नहीं सर, नहीं सर। अच्छा, कोई बात नहीं। इस बात को फिर से ध्यान रखें कि वेलोसिटी के बारे में उल्लेख इसलिए किया क्योंकि इलेक्ट्रो ऑर्डिनरी वेव भी है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव भी है। तो यहाँ पर चूंकि आप जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडिसेस भी वेलोसिटी पर डिपेंड करता है मीडियम के, या आप 10वीं में पढ़े आ रहे हैं। क्यों? हमारे साथ चिरंजीत दास सर बैठे हुए हैं, उनसे भी मैंने पूछ लिया, भाई गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आइसोट्रॉपिक मीडियम में सेम अलोंग ऑल डायरेक्शन, यूनिएक्सियल मीडियम में इट विल बी सेम अलोंग द टू डायरेक्शंस, बाई एक्सियल मीडियम में सारी प्रॉपर्टीज इट विल बी डिफरेंट अलोंग ऑल द डायरेक्शन। तो आइसोट्रॉपिक मीडियम में वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विल बी द सेम इन ऑल डायरेक्शन। कितना इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। यूनिएक्सियल मीडियम में वेलोसिटीज विल बी सेम अलोंग टू डिफरेंट डायरेक्शंस, बट फॉर बाईएक्सियल मीडियम हर डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कठिन होते जाएगी। तो हमको आप अंदाज लगा लीजिए कि बाईएक्सियल मीडियम एक ज्यादा कॉम्प्लेक्स मीडियम है। आइसोट्रॉपिक मीडियम के कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, या आप पढ़ सकते हैं। ग्लास और गार्नेट। गार्नेट एक मटेरियल है। यूनिएक्सियल मीडियम के भी उदाहरण दिए हुए हैं, और उसी तरीके से बाई एक्सियल मीडियम के भी उदाहरण। तो ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। तो सम थिंग्स, आप कुछ चीजें आपको याद भी रखनी पड़ेगी। ठीक, आगे बढ़े, आगे बढ़े। और अब आप देखिए यहाँ पर टाइटल क्या डाला हुआ है। अभी तक हमने एनाइसोट्रॉपिक मीडियम की सारी प्रॉपर्टीज को समझा, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडिसेस को समझा, उसके परमिटिविटी टेंसर नोटेशन को समझा, एक विशेष प्रकार के कोऑर्डिनेट सिस्टम को पढ़ा, प्रिंसिपल एक्सिस सिस्टम को पढ़ा, फिर हमने वेलोसिटी ऑफ वेव्स को पढ़ा। 3 अलग अलग प्रकार के मीडियम हो सकते हैं, आइसोट्रॉपिक हो सकता है, यूनिएक्सियल हो सकता है, बाई एक्सियल। अब आता है समय कि द ग्रेट मैक्सवेल उसको फिर से ले आए, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जब बात करेंगे तो हमको उस महान वैज्ञानिक मैक्सवेल का उपयोग करना पड़ेगा, और मैक्सवेल ही हमको वो सॉल्यूशन के नजदीक ले जाता है। और अब आपको मैथमेटिक्स आ जाएगी, आपको ज्यादा आसान लगेगा। तो देखिए, किसी भी वेव फिनोमिना को अगर हमको समझाना है, ठीक है, अगर हमें किसी भी वेव फिनोमिना को समझाना है तो हम किस चीज का उपयोग करेंगे? हम हमेशा मैक्सवेल इक्वेशन का उपयोग करेंगे। और इस बार भी कोई अपवाद नहीं है, एनाइसोट्रॉपिक मीडियम में भी हम मैक्सवेल इक्वेशन का ही उपयोग करेंगे। लेकिन अब क्या चीज ध्यान रखना है? अब आप तो बहुत सारा चीज पढ़ रहे हो, कंडक्टिंग भी पढ़ोगे, आयोनाइज्ड मीडियम भी पढ़ोगे, और उसके बाद डायनामिक मॉडल भी पढ़ोगे, आइसोट्रॉपिक भी पढ़ोगे, फ्री स्पेस भी पढ़ोगे। तो ये, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सारी मेहनत हमारी जानी नहीं चाहिए। ये चीज जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, क्या चीज हम एज्यूम करेंगे? एक बात क्लियर है, डाइलेक्ट्रिक है, नो फ्री चार्ज, रो इज 0, करंट नो फ्री करंट 0। तो कंडक्टिंग मीडियम में क्या आएगा? रो 0 नहीं रहेगा और जे भी 0 नहीं रहेगा, जो आगे के क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर देयर इज नो फ्री चार्ज, देयर इज नो फ्री करंट, एंड हाउ इज बी रिलेटेड टू एच? नहीं,
B is related to H by the constitutive relation B equal to mu 0 into H। अब ध्यान दीजिएगा मैंने यहां पर B इक्वल टू म्यू H नहीं लिखा है। आंसर देगा कोई? मैं यहां पर स्लाइड में आज कंफ्यूज हुआ था आपको पढ़ाते समय, पढ़ाने के पहले, लेकिन आप बोलेंगे सर कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। क्यों भाई? कौन उत्तर देगा इसका? सर म्यू नॉट तो आइसोट्रॉपिक ही रहेगा, शुरू में बताए थे। म्यू नॉट आइसोट्रॉपिक नहीं की बात नहीं है। म्यू नॉट जो है वो हमने आइसोट्रॉपिक तो रहेगा, बहुत सही बात कहा कि मैग्नेटिक मीडियम भी आइसोट्रॉपिक रहेगा। अतुल ने जो बात उठाई है वो एक हिस्सा है आंसर का। कोई दूसरा इसको बताए कि सर ने यहाँ म्यू एच क्यों नहीं लिखा, म्यू 0 क्यों लिखा? सर फ्री स्पेस में म्यू इज इक्वल टू म्यू 0 होता है। हाँ तो मैं, हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो मैग्नेटिक मीडियम में, मैग्नेटिक मटेरियल में हमने मीडियम को अभी क्या माना? मैग्नेटिक मीडियम को अभी भी हमने फ्री स्पेस के लिए माना। तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी हम म्यू नहीं लेते हुए क्या लेंगे? म्यू 0 लेंगे। क्लियर है बात? तो परीक्षा में ध्यान रखना है, आप B इक्वल टू म्यू एच लेके नहीं चलेंगे आगे, ठीक है? म्यू B इक्वल टू म्यू 0 इंटू एच लेके चलेंगे। अब आइए मैक्सवेल इक्वेशन में डाइवर्जेंस ऑफ D इक्वल टू रो, डाइवर्जेंस ऑफ B, और अगर कोई और कंफ्यूजन होगा डेरिवेशन में तो फिर अपन दूर कर लेंगे, क्योंकि मैं भी आपके समान पढ़ ही रहा हूं। डाइवर्जेंस ऑफ D इक्वल टू रो, डाइवर्जेंस ऑफ B इक्वल टू 0। डाइवर्जेंस ऑफ D इक्वल टू रो गॉस लॉ, लेकिन E के टर्म्स में नहीं लिखा, D के टर्म्स में लिखा। D के टर्म्स में लिखने के पीछे कारण एप्सिलॉन को लाना चाहते हैं, नहीं तो E लिखेंगे तो एप्सिलॉन छुपा रहेगा। तो डाइवर्जेंस ऑफ D इक्वल टू 0 लिखने के पीछे कारण कि हम वो परमिटिविटी को लाना चाहते हैं। डाइवर्जेंस ऑफ B इक्वल टू 0, और ये है फैराडेज लॉ, कर्ल ऑफ E इक्वल टू माइनस डेल अपॉन डेल टी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। यहाँ फील्ड मत बोलना है, H को मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं तो B को मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी बोलते हैं। और तब जाके फिर ये क्या आ जाएगा? माइनस म्यू 0 इंटू डेल एच अपॉन डेल टी, क्योंकि B म्यू 0 इंटू एच है, और कर्ल ऑफ H डेल डी अपॉन डेल टी वो डिस्प्लेसमेंट करंट है, मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ है। और मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ में J फ्री आता है, जो कंडक्शन करंट डेंसिटी का हिस्सा है वो गायब हो गया, क्योंकि यहाँ क्या एज्यूम कर लिया? देयर इज नो फ्री करंट। आसान करना पड़ता है, आसान करे बिना हम फिजिक्स को आगे नहीं बढ़ाते। आसान करने वाले हम लोग नहीं होते, वैज्ञानिक होते। तो कर्ल ऑफ H इज इक्वल टू डेल डी अपॉन डेल टी, तो JF 0 हो गया। अब इन दो, ये जो दो कर्ल ऑफ इक्वेशन, दो कर्ल इक्वेशंस हैं, एक है फैराडेज लॉ और एक है मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। इससे हम वेव इक्वेशन निकाल सकते हैं। आपने पहले भी इसको कई बार किया है, हमने क्लासरूम में भी किया है, और आपके लेक्चर नोट्स में भी इस बात को कई बार किया है। वेव इक्वेशंस कैसे निकाल सकते हैं, अलग अलग तरीका है वेव इक्वेशंस निकालने का। कई बार हम वेव इक्वेशंस निकाल लेते हैं और फिर ये मानते हैं कि इसका सलूशन ये है जो आपकी अगली लाइन में लिखा हुआ है। सुन रहे हैं मेरी बात को? ये वेव इक्वेशंस को आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? कर्ल ऑफ H लिया, या दूसरी बार इसका कर्ल ऑफ E लिया, और हम एक वेव इक्वेशन निकाल लेते हैं, और वेव इक्वेशंस के सॉल्यूशन हम के बारे में हम बात बाद में करते हैं। इस स्लाइड में आपको ऐसा लग रहा है कि हमने प्लेन वेव सॉल्यूशन E और H के लिख दिए हैं। कैसे लिखे हैं? E इक्वल टू E0 एक्सपोनेंशियल I K डॉट R माइनस ओमेगा टी, और सिमिलर लिखा है H इज इक्वल टू H0 एक्सपोनेंशियल I K डॉट R माइनस ओमेगा टी। जहां पर एक दिन में एक आपकी क्लास लूंगा मात्र आधे घंटे की, ठीक है? वो सिर्फ इसलिए लूंगा कि ये जो प्लेन वेव सॉल्यूशंस हैं, अभी मैंने ये लिख दिया है और इसके पहले कहीं पर मैंने समझाया होगा, लेकिन मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि ये प्लेन वेव सॉल्यूशंस को ऐसा इस फॉर्म में क्यों लिखा गया है।
तो आपको वो बहुत उपयोगी रहेगा कि हमने E को कैसे लिखा। E इज ए इलेक्ट्रिक फील्ड, वेक्टर है। E0 इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेक्टर, तो E0 भी कांस्टेंट वेक्टर है। एक्सपोनेंशियल I इमेजिनरी क्वांटिटी है, K जो है वो वेव वेक्टर या प्रोपगेशन वेक्टर है, और R जो है वो पोजीशन वेक्टर है, ओमेगा जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, और T जो है वो टाइम है। और उसी तरीके से सिमिलर रिप्रेजेंटेशन हमने H मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी लिखा है। मैं आपको जो बात कह रहा था कि मैं आधा घंटा का एक आपको लेक्चर देना चाहूंगा जिसमें कि हम इस पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन को बार बार क्यों लेते हैं, एक्सपोनेंशियल I K डॉट R माइनस ओमेगा T टाइप का टर्म हम कैसे ले आते हैं, तो आपको समझ आ जाएगा। अभी फिलहाल आप ये मानिए कि यहाँ पर एक स्पेस पार्ट भी दिख रहा है और एक टाइम पार्ट भी दिख रहा है। जब हमने E को रिप्रेजेंट किया एक प्लेन वेव सॉल्यूशन के रूप में, तो यहाँ पर एक स्पेस पार्ट भी चला आ रहा है और एक टाइम पार्ट। प्लेन वेव क्यों कहा, क्योंकि प्रोपगेशन वेक्टर के एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, और प्रोपगेशन वेक्टर के परपेंडिकुलर एक प्लेन की बात करें, उस प्लेन में क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर रहेगा। उसके दूसरे प्रोपगेशन वेक्टर के परपेंडिकुलर दूसरे एक प्लेन में क्या रहेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर रहेगा। इसीलिए हम इसको प्लेन वेव सॉल्यूशंस कहते हैं। तो अभी तो इतनी बात समझ सकते हैं, आगे बढ़ें। डेल ऑपरेटर, स्पेस डेरिवेटिव और पार्शियल टाइम डेरिवेटिव ऑपरेटर को हमने पढ़ा है, कैसे लिख सकते हैं। अगर मैं डेल ऑपरेटर इसके ऊपर ऑपरेट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, I इंटू के मिलेगा। ये करके देख सकते हैं, ये मैं नहीं सोचता कि आपको ये बहुत बताने की चीज है, कर सकेंगे ना आप इस बात को। हेलो, डेल ऑपरेटर किसके बराबर होगा, हेलो, ठीक है ना, I डेल अपॉन डेल एक्स प्लस J डेल अपॉन डेल वाई प्लस K डेल अपॉन डेल Z। अब मैं E को अगर कंपोनेंट फॉर्म में लिखूंगा तो क्या मिलेगा, E0 एक्सपोनेंशियल I kx इंटू एक्स प्लस ky इंटू वाई प्लस kz इंटू जेड माइनस ओमेगा टी। अब अगर मैं डाइवर्जेंस ऑफ k निकालूंगा तो आपको क्या करना होगा, डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ दिस प्लस डेल अपॉन डेल वाई ऑफ ये कंपोनेंट फॉर्म में लिख दिया। तो अगर ये सारी चीज को कर लोगे तो बहुत आसानी से इसको आप सिद्ध कर लोगे कि ये जो डेल ऑपरेटर है वो इक्विवेलेंट है, इक्वल टू नहीं लिखा है। जब डेल ऑपरेटर हम ऑपरेट करेंगे E के ऊपर तो हमको सिर्फ क्या लिखना, अगर मुझे डाइवर्जेंस ऑफ E लिखना है तो क्या आ जाएगा, सिर्फ I इंटू के डॉट E आ जाएगा। अगर डेल स्क्वायर E लिखना है तो क्या आ जाएगा, I का स्क्वायर मतलब -1, K का स्क्वायर, तो डेल स्क्वायर को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, माइनस के स्क्वायर। यही काम हम E के साथ करते हैं, यही काम हम H के साथ करते हैं। जो भी चीज समय के साथ बदल रही है, आपने ध्यान दिया होगा उसका डिपेंडेंस, स्पेस और टाइम डिपेंडेंस हमने एक रखा है, E और H दोनों के लिए एक रखा है। तो ये मैक्सवेल इक्वेशंस को सबको इक्वेशन नंबर 1, प्लेन वेव सॉल्यूशंस को हमने इक्वेशन नंबर 2, और जो डेल ऑपरेटर और पार्शियल टाइम डेरिवेटिव ऑपरेटर्स हैं उनके जो इक्विवेलेंट फॉर्म है उसको हमने इक्वेशन नंबर 3 रखा है। अब एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, हम वेव इक्वेशंस को प्राप्त करते हैं। हमने सॉल्यूशन पहले अज्यूम कर लिया आसानी के लिए, अब हम इक्वेशन नंबर 3 को कहां सब्स्टिट्यूट करें, ये कर्ल इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट करें, फैराडेज लॉ और एम्पियर्स लॉ में सब्स्टिट्यूट करें। तो देखिए फैराडेज लॉ और एम्पियर्स लॉ में जब सब्स्टिट्यूट करें तो कर्ल ऑफ E इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। कर्ल इज अ डिफरेंशियल ऑपरेटर, स्पेस डेरिवेटिव ऑपरेटर, और जब स्पेस डेरिवेटिव ऑपरेटर है तो ये डेल ऑपरेटर के बदले क्या लिख सकते हो, I K क्रॉस I K लिख सकते हो, क्रॉस E आ जाएगा यहाँ पर। तो कुछ नहीं किया हमने, ये चीज को माना नहीं है, बल्कि वी हैव प्रूव्ड दैट डेल ऑपरेटर इज इक्विवेलेंट टू I इंटू K, तो I K क्रॉस E हो गया। उसी तरीके से आप देखिए
कि माइनस डेल बी बाय डेल टी के बदले क्या लिखा, ये माइनस साइन यहां आ गया, और डेल अपॉन डेल टी के बदले क्या लिखोगे, माइनस आई ऑफ ओमेगा लिखोगे। तो माइनस ऑफ आई ओमेगा इंटू बी हो गया। आई आई दोनों तरफ से कैंसल आउट हो गया, तो यहां से क्या मिल गया, नेक्स्ट स्टेप में आई के क्रॉस ई इज इक्वल टू, उसी को रिपीट किया है, कैंसल होने के बाद क्या मिला, के क्रॉस ई, और यहां पर प्लस साइन आ गया, तो के क्रॉस ई इज इक्वल टू ओमेगा इंटू म्यू जीरो इंटू एच। बी को मैंने कैसे लिख दिया, म्यू जीरो इंटू एच। और उसी तरीके से अब अपन दूसरा जो कर्ल इक्वेशन है, कर्ल ऑफ एच इक्वल टू डेल डी अपॉन डेल टी। कर्ल ऑपरेशन में हम क्या करेंगे, फिर से डेल ऑपरेटर के बदले आई के क्रॉस एच, डेल अपॉन डेल टी ऑफ डी, डेल अपॉन डेल टी के बदले क्या लिखोगे, क्या रिप्लेसमेंट बनेगा, माइनस आई ऑफ ओमेगा इंटू डी। तो यहां से भी फिर क्या मिल गया, के क्रॉस एच, आई आई कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ माइनस साइन नहीं हटता, यहाँ माइनस साइन हट जाता है, तो के क्रॉस एच इज इक्वल टू माइनस ओमेगा, डी के बदले क्या लिखोगे, अब एप्सिलॉन जीरो नहीं लिखना है। ध्यान दे रहे हैं सब लोग, हेलो? हाँ सर। यस हाँ सर। चल ठीक है, तो माइनस ओमेगा इंटू एप्सिलॉन इंटू ई, ये इक्वेशन नंबर 5 हो गई। तो आपके पास दो इक्वेशन मिल रहे हैं 4 और 5। ये कहां से प्राप्त हुए, जो मैक्सवेल के कर्ल इक्वेशंस हैं, उन कर्ल इक्वेशंस में स्पेस डेरिवेटिव ऑपरेटर डेल्टा को इक्विवेलेंट माना आई के बराबर, और टाइम डेरिवेटिव ऑपरेटर को इक्विवेलेंट माना माइनस आई ओमेगा के बराबर। तो हमारे को दो बहुत सिंपल फॉर्म ऑफ इक्वेशंस मिल गए। ये इक्वेशन क्या कह रहे हैं, क्या मीनिंग दे रहे हैं, ये मीनिंग दे रहे हैं के क्रॉस ई सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय एच। तो एच कैसा वेक्टर हो गया, एच वेक्टर हो गया जो कि नॉर्मल है, किसके, प्लेन के, किस प्लेन के क्रॉस ई। के वेक्टर एक डायरेक्शन में, ई वेक्टर एक डायरेक्शन में, तो के क्रॉस ई क्या दिखा रहा है, एक प्लेन दिखा रहा है। तो एच वेक्टर इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ ई एंड के। सी इक्वल टू ए क्रॉस बी, आप वेक्टर अलजेब्रा में पढ़े हुए हैं, तो हम कैसे बोलते हैं हिंदी में कि सी की जो दिशा है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर से निर्मित होने वाले तल के लंबवत है। C is perpendicular to the plane formed by the vectors A and B. उसी लॉजिक के अनुसार H vector is normal to the plane formed by the E vector and the K vector. और उसी तरीके से देखिए D किसके परपेंडिकुलर है या E किसके परपेंडिकुलर है, K वेक्टर और H वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो दो मिला, H is normal to the plane formed by K and E, K और E से निर्मित होने वाले तल के लंबवत H है, और D जो है वो किसके परपेंडिकुलर है, K और H से बनने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब इक्वेशन नंबर 4 पे चले जाएं तो देखिए दो चीज मिल गई। दो चीज क्या मिली, D और E के H और E के बारे में पता चला कि H और E जो है दे आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। लेकिन अब एक अंतिम क्वेश्चन रह गया। वो क्वेश्चन क्या रह गया कि H और E या H और D स्वयं कैसे ओरिएंटेड है। स्वयं कैसे ओरिएंटेड का मतलब उनके बीच का क्या डायरेक्शन है, ये भी जानना चाहेंगे। इसके जानने के लिए हम क्या करते हैं, चौथे इक्वेशन जो यहाँ पे दिख रहा है इसमें K क्रॉस E है लेफ्ट हैंड साइड में, इस K क्रॉस E का हम कर्ल ले लें, किसके साथ, K के साथ ले लें। तो हमने क्या लिखा, K क्रॉस E लिखा है, K क्रॉस E लिखा, और यहां पर क्या आ जाएगा, ओमेगा म्यू जीरो K क्रॉस H आ जाएगा। अब K क्रॉस H बना हुआ है पहले ही 5वें नंबर के समीकरण में। 5वें नंबर के समीकरण में K क्रॉस H किसके बराबर है, माइनस ओमेगा एप्सिलॉन इंटू ई। तो यहां पर क्या लिख सकते हो, माइनस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे देखिए फिर कुछ नोटेशन में गड़बड़ी हुई होगी, आप इसको सुधार लेंगे, ये म्यू जीरो ही रहेगा, ध्यान रखेंगे।
सुन रहे हैं सब लोग? हेलो, हाँ सर, म्यू जीरो। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। इस इक्वेशन में स्लाइड नंबर 13 में इक्वेशन नंबर 6 में ओमेगा म्यू जीरो के क्रॉस एच है, और के क्रॉस एच क्या है? माइनस ओमेगा एप्सिलन ई है। तो ओमेगा स्क्वायर तो बन गया, एप्सिलन भी आ गया, लेकिन ओमेगा जीरो रखना है, ना कि ओमेगा म्यू, सॉरी म्यू जीरो नहीं रखना है, म्यू नहीं रखना है, बल्कि क्या रखना है? म्यू जीरो रखना है। तो इसको सुधार लेंगे। सिमिलरली के क्रॉस किए तो यहां से क्या दिख गया? यहां से क्या दिख गया? देखिए, के क्रॉस ई के लिए हमने क्या निकाला? एक इक्वेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू जीरो इंटू एप्सिलन एच। और उसी तरीके से अगर हम यहां पर इस पांचवें समीकरण में अगर के क्रॉस एच लें, तो फिर उसी तरीके से राइट हैंड साइड में क्या दिख रहा है? के क्रॉस ई आएगा, और के क्रॉस ई के बदले क्या लिखोगे? ओमेगा म्यू जीरो इंटू एच। तो यहां पर क्या बन जाएगा? ओमेगा स्क्वायर म्यू इंटू एप्सिलन ई आ जाएगा। यहां पर भी म्यू जीरो लिख लीजिएगा। तो छठवें और सातवें समीकरण को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वेव इक्वेशंस कहते हैं, एच और ई के लिए। तो यहां काम किया क्या है? मैक्सवेल इक्वेशंस को लिखा गया, मैक्सवेल इक्वेशंस के प्लेन वेव सॉल्यूशंस को एज्यूम किया गया, और एक सिंपल फॉर्म में वेव इक्वेशंस को प्राप्त कर लिया गया। के क्रॉस ई। आप सब जान रहे हैं कि इनके जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। के क्रॉस ई का मतलब क्या होगा? के इंटू डाइवर्जेंस ऑफ ई माइनस डेल स्क्वायर ई। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। हाँ सर। यस सर। हाँ सर। के इंटू डाइवर्जेंस ऑफ ई, डाइवर्जेंस ऑफ ई क्या हो गया? जीरो हो गया। जीरो। तो हमारे पास वापिस उसी तरीके से जो परिचित वेव इक्वेशंस है वो मिल जाएंगे। तो इस बात को आप यहाँ पे चाहो तो अपने नोट में आगे बढ़ा लेना, मैंने शायद नहीं लिखा है, आप आगे बढ़ा लीजिएगा। उसी तरीके से के क्रॉस एच में क्या आएगा? के इंटू डाइवर्जेंस ऑफ एस माइनस, आप आइडेंटिटी यूज करके लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर एच आ जाएगा। तो आप यहाँ पर वेव इक्वेशन फिर उसी तरीके से फॉर्म कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। अब रिलेशन और डायरेक्शन ऑफ डी ई एन एच, डी ई एच के एन एस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, प्रोपगेशन वेक्टर, और एक नया वेक्टर चला आया है, पॉइंटिंग्स वेक्टर। दिख रहा है आपको? तो यहां पर 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट आर द रिलेशन, या डिस्क्राइब द रिलेशन एंड डायरेक्शन ऑफ DEH propagation vector K and the pointings vector S। बहुत सारी चीज हमने पढ़ ली। We have seen the various aspects of the wave, relation between the general propagation vector, electric field vector, और displacement vector और magnetic field vector। एक चीज से तो आप सहमत हैं, जो हमने पॉइंटिंग्स वेक्टर पढ़ा है, कि पॉइंटिंग्स वेक्टर हमेशा कैसा रहता है? परपेंडिकुलर रहता है E और H के प्लेन से। तो अब यहां पर एक नई समस्या बनी, E, H और S वो तीनों एक राइट हैंडेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे, और K, D और H ये भी एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे। देखिए, दो प्रकार के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम दिख रहे हैं। आप सबको मालूम है कि पॉइंटिंग्स वेक्टर S जो है वो परपेंडिकुलर है E क्रॉस, क्योंकि आप जान रहे हैं S इज इक्वल टू E क्रॉस H, या म्यू जीरो अपॉन क्या होता है? H इज इक्वल, B इज इक्वल टू म्यू जीरो इंटू H, या H इज इक्वल टू म्यू जीरो इंटू H। म्यू जीरो नीचे आता है। हाँ, नीचे आ जाता है। तो आप S के बारे में जानते हैं कि S जो है वो परपेंडिकुलर है E और H के प्लेन के। और यहाँ पर आपने ये भी देख लिया कि K वेक्टर, प्रोपगेशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और H वेक्टर तीनों क्या बना रहे हैं? वो भी एक राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रहे हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। लेकिन अब आप इनको लिख भी दीजिए। H जो है वो अपने पिछले इक्वेशन में देख लिया, H जो है वो
हमने ऐसा लिखा हुआ था ओमेगा म्यू 0 इंटू एच इज इक्वल टू के क्रॉस ई, ऐसे ही लिखा था के क्रॉस एच इज इक्वल टू माइनस ओमेगा इंटू डी या ओमेगा इंटू एप्सिलॉन इंटू ई, उसी को फिर से लिख दिया। तो एच परपेंडिकुलर हो गया के एंड ई के, डी परपेंडिकुलर हो गया के और एच के, और एस परपेंडिकुलर हो गया ई और एच के। तो यहाँ पर एक ट्रायड वेक्टर्स का दिखाया गया है, ई वेक्टर, डी वेक्टर और ई वेक्टर, डी वेक्टर। अब मेरे को तो 1 2 3 4 5 वेक्टर दिखाने हैं, तो प्रॉब्लम है, तो हमने क्या कर दिया, ई वेक्टर, डी वेक्टर और एच वेक्टर यहाँ पर परपेंडिकुलर दिखा दिया है, ब्लैक बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है और अंदर की ओर जा रहा है, क्रॉस लाइन दिखाया जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है। के वेक्टर कैसा होता है, सबको मालूम है, के वेक्टर प्रोपगेशन वेक्टर ई डी वेक्टर और एच वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो देखिए डी वेक्टर यहां जा रहा है, एच वेक्टर इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड। तो अब आप एच वेक्टर परपेंडिकुलर है डी के, और के वेक्टर एच और डी के प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ये ऊपर की ओर दिखाया गया। ठीक, अब फिर से देखिए डी वेक्टर इस डायरेक्शन में है, एच वेक्टर इज गोइंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द स्क्रीन, अंदर की ओर जा रहा है। तो के वेक्टर कैसा होगा, दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर। अब आइए बारी एस के ऊपर, एस कैसा वेक्टर है, ई और एच के परपेंडिकुलर है, ई ऐसा जा रहा है, एच स्क्रीन के परपेंडिकुलर अंदर की ओर जा रहा है। तो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर हमने क्या दिखा दिया, एस वेक्टर दिखा दिया। तो ये दो कोऑर्डिनेट सिस्टम है यहाँ पर, एक बन रहा है ई एच और के लेके, और दूसरा बन रहा है एस और ई और एच को लेके। आगे बढ़े, एस क्या था, एस रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द रे प्रोपगेशन एंड इट इज आल्सो द वेक्टर अलोंग द एनर्जी विच एनर्जी प्रोपगेट्स। अब एक थोड़ी सी लाइन यहाँ पे देखिए, एस वेक्टर पॉइंटिंग्स वेक्टर है, पॉइंटिंग्स वेक्टर क्या बताता है, किसका डायरेक्शन बनाता है, पॉइंटिंग्स वेक्टर किसका डायरेक्शन बताता है, एनर्जी प्रोपगेशन, एनर्जी प्रोपगेशन का। वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एस डिपेंड्स द डायरेक्शन ऑफ द रे प्रोपगेशन। रे इसलिए बोला है कि जब एनर्जी प्रोपगेशन जिस डायरेक्शन में हो रहा है उसको अगर हम लोकलाइज्ड कर लें, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सीमित कर दें, तो वेव के बदले हमको वहां पर क्या मिल जाएगा, एक पर्टिकुलर रे मिल जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, एस रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ रे प्रोपगेशन एंड इट इज ऑल्सो द वेक्टर अलोंग विच द एनर्जी प्रोपगेट्स। आप सहमत हो गए होंगे अब इस बात। तो रे प्रोपगेशन एंड एनर्जी प्रोपगेशन दे है यहाँ पे। सो द रे प्रोपगेशन एनर्जी प्रोपगेशन दे टेक प्लेस अलोंग द पॉइंटिंग्स वेक्टर, द नहीं है वो यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, दे है, दे टेक प्लेस अलोंग द पॉइंटिंग्स वेक्टर। जबकि प्रोपगेशन वेक्टर किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो डायरेक्शन किसका है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के डायरेक्शन का। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि प्रोपगेशन वेक्टर के जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपगेट होने के डायरेक्शन को बता रहा है। लेकिन जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेट होता है स्पेस में, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है दैट इज नॉट नेसेसरली अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वो तरंगों के संचरण की दिशा में नहीं होगा। वो किस दिशा में जा रहा है, पॉइंटिंग्स वेक्टर के डायरेक्शन में जा रहा है। और पॉइंटिंग्स वेक्टर के डायरेक्शन को हम रे के प्रोपगेशन के डायरेक्शन, जब हम, क्योंकि लाइट है, हम उसको वेव प्रॉपर्टी भी देते हैं और उसको रे लाइट प्रॉपर्टी भी देते हैं। तो रे मतलब समथिंग विच इज लोकलाइज्ड, तो एनर्जी जब लोकलाइज्ड हो जाती है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है, तो वो रे प्रोपगेशन। पॉइंटिंग्स वेक्टर इज रिलेटेड टू एनर्जी डेंसिटी। अब एनर्जी डेंसिटी भी आप जानते हैं, एनर्जी डेंसिटी मतलब हाफ ऑफ, सब लोग को याद आ रहा होगा, याद आ रहा है, UEB से दिखाते हैं, और UEB बराबर क्या होता है,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी आती है और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी भी आती है। तो आप उस चीज को मत डिटेल में जाइए, आप चीज ये याद रखिए कि पॉइंटिंग्स वेक्टर इज रिलेटेड टू द एनर्जी डेंसिटी बाय द इक्वेशन। किस समीकरण से जुड़ा हुआ है? S इज इक्वल टू दी वेलोसिटी ऑफ द रे, मतलब जिस डायरेक्शन में एनर्जी प्रोपगेट कर रहा है उस वहां पे हमने उसको रे का डायरेक्शन भी बताया था। तो रे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव न होके अब हमारा लाइट रे हो गया, तो वो जिस वेलोसिटी के साथ प्रोपगेट कर रहा है उसको हम VR से दिखा रहे हैं। तो हम पॉइंटिंग्स वेक्टर को कैसे दिखा सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ द रे ऑफ वेव ऑफ द रे इन विच द एनर्जी इज प्रोपगेटिंग, और साथ में इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? एनर्जी डेंसिटी W से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखना है कि पॉइंटिंग्स वेक्टर और एनर्जी डेंसिटी वो एक डायरेक्शन में नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए, नहीं सॉरी, एक डायरेक्शन पॉइंटिंग्स वेक्टर और रे वेलोसिटी एक डायरेक्शन में है, एनर्जी तो स्केलर क्वांटिटी है, और तीनों के बीच में संबंध क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंटिंग्स वेक्टर इज इक्वल टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय दी रे की वेलोसिटी। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आप यहाँ समझ सकते हैं। और कुछ चीजें अंत में लिखा हुआ है। एनर्जी डेंसिटी के लिए एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है, जिसको मैं शायद उस समय याद नहीं कर पा रहा था। रिकलेक्ट करिए, हाफ इंटू E डॉट D प्लस B डॉट H। याद आ रहा है? याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? UEB क्लासरूम का लेक्चर हाँ सर। याद आ रहा है ना? याद करो, हाफ एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर लिखा था, फिर 1/2 म्यू 0 B स्क्वायर लिखा था, और फिर E स्क्वायर को कैसे लिखा था ना? E डॉट D प्लस D डॉट E, और फिर दो टर्म आ जाते थे तो फिर उसको क्या किया था? 2 से डिवाइड किया था। तो आपको फाइनली यहाँ पर दिखाई दे रहा है हाफ ऑफ E डॉट D प्लस B डॉट H। और फिर चूंकि E डॉट D को तो बदलना नहीं है, लेकिन B के बदले क्या लिख सकते हैं? म्यू 0 इंटू H डॉट H। और फिर आप जो हमने पुराने इक्वेशन जो पढ़े थे, ये देखिए, मैं दिखा रहा हूं आपको। K क्रॉस H इज इक्वल टू माइनस ओमेगा एप्सिलॉन इंटू E, K क्रॉस E इज इक्वल टू ओमेगा इंटू म्यू 0 इंटू H। इन समीकरणों को यूज कर सकते हैं। E डॉट D के बदले क्या लिखेंगे? K क्रॉस H अपॉन ओमेगा, प्लस फिर क्या लिखेंगे? म्यू 0 लिखा, और H डॉट H लिखने के लिए क्या किया? K क्रॉस 1 अपॉन ओमेगा म्यू 0 इंटू K क्रॉस E डॉट H लिखा, और इसको सॉल्व किया तो आप देखिए यहाँ पर क्या चला आ रहा है? W एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ये कर लोगे आप, दिक्कत नहीं है। ये कहाँ से मिल रहा है? वो जो इक्वेशन नंबर 4 और 5 है वहां से निकल के आ रहे हैं। क्योंकि D के बदले क्या लिख सकते हो? माइनस ऑफ K क्रॉस H अपॉन ओमेगा। और उसी तरीके से H के बदले क्या एक H को लिखा है, एक H को नहीं सब्स्टिट्यूट किया है। देखिए, तो एक H के बदले क्या लिखा है? 1 अपॉन ओमेगा म्यू 0 K क्रॉस E, और दूसरा H जो डॉट प्रोडक्ट का है उसको एज इट इज रखा है। इनको आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो यहां से क्या मिलेगा? हाफ ऑफ K डॉट E क्रॉस H अपॉन ओमेगा। ये कहां से मिला? ये वाला टर्म, हाफ ऑफ K डॉट, क्योंकि ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। ये आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है। देखिए इस एक्सप्रेशन को देखिए, 1/2 ओमेगा लिखा है नीचे, ये ओमेगा है, ये 2 है, ये 1 है, ये यहां पर भी आ रहा है। अब यहाँ पे क्या बन रहा है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है? E डॉट K क्रॉस H दिख रहा है? हेलो हेलो, यस सर। तो देखो E डॉट K क्रॉस H को कैसे लिख सकते हैं? K डॉट H क्रॉस E लिख सकते हैं, और K डॉट H क्रॉस E माइनस साइन के साथ क्या बन जाएगा?
k डॉट ई क्रॉस एच। अब सहमत हैं इस बात से कि ये एक्सप्रेशन सही है? हेलो, हाँ सर, हाँ सर। समझ आ यस गया? सर। हाँ चलिए अब आगे बढ़िए। इधर भी वही काम किया गया है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को लिख दिया गया है, k डॉट ई क्रॉस एच यहाँ पे आ गया। और फिर आप देखिए 1/ओमेगा कॉमन है, और यहाँ पर अब आप क्या लिख सकते हो, दो पॉइंटिंग्स वेक्टर आ गए कि नहीं आ गए? ई क्रॉस एच, k डॉट ई क्रॉस एच, k डॉट ई क्रॉस एच। तो ये रिपीट हो गए कि नहीं? दोनों टर्म्स रिपीट हो गए। तो 2 और 2 कैंसल आउट हो गया, क्या मिला? 1/ओमेगा k डॉट, ये k तो यहाँ पर भी है, ये डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर भी है। किसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है? s के साथ लेना है। तो हमारे पास फाइनली एक्सप्रेशन क्या आ गया? WeB is equal to 1/ओमेगा into k dot s. So this is a very important relationship between the energy density of electromagnetic field and the Poynting's vector and the propagation vector. तो देखो यहाँ पे फिर एक नया चित्र बन गया, तैयार हो गया। ये है s वेक्टर, ये है e वेक्टर, ये है h वेक्टर परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन, ये k वेक्टर है और ये d वेक्टर है। एक चीज और, एक रिलेशन लिखा हुआ है, W इज इक्वल टू 1/ओमेगा k डॉट s। अगर इसको एक्सपैंड करें तो k वेक्टर और s वेक्टर एक डायरेक्शन में है नहीं, हमने पहले भी कहा है कि प्रोपगेशन वेक्टर कहाँ पे मिला था? प्रोपगेशन वेक्टर s जो है वो इधर जा रहा है, k इधर जा रहा है, और पॉइंटिंग्स वेक्टर एक दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है। तो s वेक्टर और k वेक्टर के बीच में कोई एंगल है और उस एंगल को फाई ले लिया है। तो k डॉट s के बदले क्या लिख सकते हो? मैग्नीट्यूड ऑफ k, मैग्नीट्यूड ऑफ s, कॉस ऑफ फाई लिख सकते हो। और E और D और H के डायरेक्शन आप जान रहे हैं, H में यहां नहीं दिखाया H को, E और D यहां पर दिख रहा है, और H जो है वो परपेंडिकुलर है, ध्यान दें। तो K, मैग्नीट्यूड ऑफ K और S के बदले क्या लिख सकते हो? अभी देखा आपने, क्या लिख सकते हैं? S के बदले VR इंटू W। ये देखिए रे वेलोसिटी लिखा हुआ है, S का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड स्केलर क्वांटिटी, और रे की वेलोसिटी अगेन स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पर क्या लिखा गया? S के मैग्नीट्यूड के बदले आप क्या करोगे? S के मैग्नीट्यूड के बदले आप क्या लिखोगे? VR इंटू W लिखोगे। अब यहाँ पर VR इंटू W सब्स्टिट्यूट हो गया, ओमेगा एज इट इज, कॉस ऑफ फाई। और यहाँ पे सॉल्व करके क्या देख सकते हो? VR रे वेलोसिटी निकाल सकते हो। रे वेलोसिटी किसके बराबर हो गई? VR बराबर क्या हो गया? ओमेगा। W और W कैंसल आउट हो गया दोनों तरफ से, क्योंकि S को हमने W के टर्म्स में लिख लिया, W इंटू VR। तो W और W कैंसल आउट हो गया, क्या मिल गया? VR इज इक्वल टू क्या मिल गया? ओमेगा इंटू 1, W कैंसल आउट, ओमेगा इंटू 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोपगेशन वेक्टर इंटू कॉस ऑफ फाई। और ओमेगा अपॉन के क्या है? क्वांटम मैकेनिक्स सर खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं यार, सॉरी। ओमेगा अपॉन के क्या कहलाता है? क्वांटम मैकेनिक्स में सर फेज वेलोसिटी। वेरी गुड, फेज वेलोसिटी। बढ़िया बढ़िया यार, आप लोग बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, गुड। रे वेलोसिटी लिखा हुआ है सर। अच्छा लिखा हुआ है, मैंने नहीं देखा था। थैंक यू। अरे तो लिखा हुआ के बाद भी दिख पाना, यही तो सबसे कठिन काम। थैंक यू। VR जो है वो रे वेलोसिटी है, और ओमेगा जो है वो फेज वेलोसिटी है। और k cos फाई में अब आप देखिए, k cos फाई में k तो चला गया, फेज वेलोसिटी बन गया। तो यू हैव गेट ए रिलेशनशिप बिटवीन रे वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी एंड cos ऑफ फाई। पावर फैक्टर इसको शायद कहते हैं। तो cos ऑफ फाई को पावर फैक्टर कहते हैं। यहाँ तक लिखा है कि नहीं लिखा? हाँ यहाँ लिखा है कहीं पर। तो ये सारे रिलेशन क्या बता रहे हैं? ये रिलेशन बता रहे हैं कि एनर्जी डेंसिटी जो एसोसिएटेड है प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से इज ए कंपोनेंट ऑफ द k वेक्टर
along the direction of the Poynting vector is a component of K along the Poynting vector. ये देखो एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड K डॉट S, जब भी हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो कंपोनेंट निकल के आता है, तो कंपोनेंट ऑफ क्या लिखा हुआ है, is a component of K vector along the Poynting vector. It is not along the Poynting vector. तो energy density associated with the propagation of electromagnetic waves is the component of K vector along the direction of the Poynting vector. और दूसरी चीज क्या मिली, रे वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी के बीच में एक संबंध निकल के आ गया, और ये फैक्टर है VR is equal to V omega upon cosine of phi, where phi is the angle between the direction of propagation of energy and the direction of the propagation of electron. Propagation of energy S, direction of propagation of electromagnetic wave K. मैं सोचता हूँ यहीं तक है, और लंबा रहा लेक्चर,